हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बोहल्स कैलकुलेशन पे दी थी, जिसमें मैंने आपको बोहल का एक कैलकुलेशन करवाया था, जिसमें अपन ने रेडियस फाइंड करना सीखा था। तो रेडियस से बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाए थे मैंने। आज अपन उसी कैलकुलेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और कैलकुलेशन करने जा रहे हैं किसका। आज बात करेंगे अपन एनर्जी पे। किस पे बात करेंगे? एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेल। अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सपोज ये एक शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें वही इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिस इलेक्ट्रॉन के पास इस शेल के एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ एनर्जी भी लिखवा के दी थी, तो आप सब चीज़ें देखोगे, आपको पूरा डिटेल है आपके पास। अगर आप उसे वापस से चेक करोगे तो कोई भी चीज़ यहाँ पे जो लिखी जाएगी या इन फ्यूचर जो भी आएगा वो सब आपको पढ़ाया जा चुका है। तो अभी तक आप डेमो ले रहे थे, अभी आप पेस के एडमिटेड स्टूडेंट्स हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू पेस। और अगर आप लोग अभी अच्छे से कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप लोगों को पुरानी सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए ही काम आगे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपन पीछे के डेमो बैचेस में जो पढ़ाई गया उनको अवॉइड कर रहे हैं और आगे की चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं, उनके वो डेमो में था लेकिन वो सबके लिए था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, सबको अच्छे से ऑब्जर्व करो। चलिए आज अपन कैलकुलेट करते हैं एनर्जी। अब सिंपल सी बात है, अगर बात की जाए एनर्जी की, तो एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होती है शेल की या इलेक्ट्रॉन की, वो किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन इसी को फाइंड करने वाले हैं, यानी अपन टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे तो उसके लिए अपन को काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग डाल दीजिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेल। और अपन इसका भी डेरिवेशन देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इजी है, कैसे निकाला जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला था कि दो पोस्टुलेट को आपको बहुत अच्छे से रिमाइंड रखने हैं, वो जनरल रिमाइंडर डाल लो आप कि वो तो आपको पता है, उन्हें पता होना चाहिए। अगर आप बोहर मॉडल पढ़ रहे हो तो आपको वो दोनों पता होना चाहिए। पहला क्या था? पहला था ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, why electron does not fall on nucleus। और सेकेंड था mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 ये दो इक्वेशन थे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं टोटल एनर्जी, जो कि किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हम काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को फाइंड करेंगे। तो हम पहले फाइंड करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखिए ये दो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है। काइनेटिक एनर्जी कैसे आप फाइंड करोगे? तो आप बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं जैसे जैसे स्टेप्स बता रहा हूँ वैसे वैसे आप डेरिवेशन को देखोगे, आपको डेरिवेशन बहुत इजी लगेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कौन सी? ऊपर वाली इक्वेशन 1 ले लेते हैं अपन। या फिर एक काम करो, ठीक कोई बात नहीं, ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ये ले लिया अपन ने इक्वेशन 1। R से अगर मैं R को कट करूं तो इजी कट हो जाएगा, दोनों इक्वल के दोनों साइड है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा अपन रिप्लेस कर लेते हैं, mvr को इधर ले लेते हैं और ZE स्क्वायर बाय R को इधर ले लेते हैं। तो देखिए पहले अपन ने फर्स्ट इक्वेशन को टच किया, R को अपन ने कैंसिल आउट किया, फिर स्विच करना है तो वो कोई बड़ी बात नहीं, mv स्क्वायर उधर था तो अपन ने इधर ले लिया, ZE स्क्वायर बाय R को उधर ले लिया। अब क्या करेंगे? अब अपन करेंगे मल्टीप्लाई, किसका? मल्टीप्लाई बाय हाफ एट बोथ साइड, दोनों साइड पे हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ZE स्क्वायर बाय R। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करने पे हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी दोनों साइड पे हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप सब जानते हो कि हाफ mv स्क्वायर जो होता है उसी को अपन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। तो अपन क्या बोलेंगे? दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ZE स्क्वायर बाय R। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला ही अपने लिए वैलिड होता है एक्चुअल में, बट अगर मैं R की वैल्यू पुट करूं तो R की वैल्यू हमने पिछले इक्वेशन में निकाला था, कितनी आई? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर
4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, यही आई थी वैल्यू। भाई मैंने आपको रेडियस निकलवा के दिया था, रेडियस का जो बड़ा सा फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था। तो ये वो फॉर्मूला आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी में अपन ने सारी चीजें, अब देखो जो कांस्टेंट है उसे कट कर सकते हैं, जो नहीं है उसे नहीं कट कर सकते, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो कट हो, नीचे और ऊपर में कुछ भी कट होने वाला नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी का सीधा सा फॉर्मूला क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहीं पे भी वैलिड नहीं है, लेकिन आर की पुट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी का एक लॉन्ग वर्जन मिलता है जो हमें नोट डाउन करना पड़ता है। तो इसे नोट कीजिए आप। इस इक्वेशन में जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये था डेरिवेशन। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोनों इक्वेशन हमें याद रखनी है। पहली इक्वेशन को टच करना है। पहली इक्वेशन अपन ने ली, आर से आर कैंसिल आउट हुआ, mv स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय आर आ गया। ठीक है, हमने दोनों साइड पे हाफ से मल्टीप्लाई किया, इधर आया हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जेड स्क्वायर बाय आर। हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया जेड स्क्वायर बाय आर। ठीक है, यानी हमने एक पोर्शन को सॉल्व कर लिया। फिर मैंने रेडियस की वैल्यू डाल दी, तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, जिसमें अपन ने कांस्टेंट वैल्यूज पुट नहीं की थी। उनको पुट करने के बाद अपना इक्वेशन छोटा हो गया था, r इज इक्वल टू ए नॉट के फॉर्म में अपनी इक्वेशन आ गई थी। तो जब वैल्यूज पुट नहीं किए तो हमने वही बड़ी इक्वेशन यहाँ पे डाल दी और काइनेटिक एनर्जी की एक बड़ी इक्वेशन निकाल दी। तो इतना तो बहुत इजी है, नोट डाउन करो काइनेटिक एनर्जी। फिर अपन निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे कि एनर्जी कैसे फाइंड की जाती है, और कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, हटा देता मैं इसे। तो एक पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए इन दोनों इक्वेशन का कोई लेना देना नहीं रहता। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अलग से निकाली जाती है, जो कि क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने आपको इक्वेशन दी थी, वो दोनों इक्वेशन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली इक्वेशन ही यहाँ पे यूज होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें चार्जेस रिक्वायर्ड होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए चार्जेस रिक्वायर्ड नहीं होते। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी होती है वो होती है Q1 Q2 बाय R। ठीक है, तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब Q1 क्या है, वेयर Q1 इज इक्वल टू चार्ज ऑन न्यूक्लियस, जो कि कितना होता है प्लस Ze। Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है E माइनस। तो मैंने जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करवाया था तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर करवाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बाय R। अब उस टाइम पे अपन ने इन चार्जेस को नहीं लिया था, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिया था, बट पोटेंशियल एनर्जी के केस में अपन को चार्जेस रिपोर्ट करने पड़ेंगे, प्लस Ze इंटू ई माइनस अपॉन आर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या निकल के आती है, माइनस Ze स्क्वायर बाय, ये आ गई आपकी सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, माइनस Ze स्क्वायर बाय आर। अब आर की वैल्यू अगेन पुट करते हैं अपन, तो एक बड़ा फॉर्म निकल जाएगा इस फॉर्मूले का, Ze स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। मैं फिर से बता रहा आपको, इस बड़े फॉर्म का कोई यूज नहीं है, बट आर की वैल्यू पुट करके अपन ने एक इक्वेशन निकाली है। सपोज कभी आपको ये इक्वेशन बड़े फॉर्म में दे दी, कोई क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का है, तो आप उस टाइम पे सिर्फ इतना अगर आपको पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे
तो ये फॉर्म भी आपको सिर्फ क्या करना है, आर की वैल्यू तो पुट करनी है, और आर की वैल्यू अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर बाय h स्क्वायर। अब देखो दोनों फॉर्मूले में 4 एक कांस्टेंट वैल्यू, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू, z और n ही तो कांस्टेंट नहीं, बाकी सब कांस्टेंट है। तो इनको रखने के बाद एक और अलग वैल्यू आ जाती है, लेकिन वो वैल्यू अपन यूज करेंगे टोटल एनर्जी में, इनमें यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये आपका था पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी नोट डाउन कर लो। तो मोस्ट जो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो यही है, और काइनेटिक एनर्जी का जो था वो यही था, 1/2 z स्क्वायर बाय r। तो ये दो फॉर्मूले आपके वैलिड हैं टोटल एनर्जी निकालने के लिए। बस इन दो फॉर्मूले में चेंज क्या किया अपन ने, नीचे r की वैल्यू को पुट कर दिया, और कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नहीं किया होगा तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब अपन निकालते हैं टोटल एनर्जी। तो अपन ने काइनेटिक एनर्जी को अलग कैलकुलेट किया, पोटेंशियल एनर्जी को अलग कैलकुलेट किया, और दोनों ही डेरिवेशन बहुत ज्यादा इजी। अब अपन को क्या करना है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके टोटल एनर्जी निकालनी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 z स्क्वायर बाय r, पोटेंशियल एनर्जी आई है -z स्क्वायर बाय r, प्लस का साइन है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अपनी माइनस में आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 z स्क्वायर बाय ये आ गई। तो ये होती है आपकी टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे r को पुट करने का एक लॉजिक है, क्योंकि हम सारी कांस्टेंट वैल्यू को रख के एक इक्वेशन निकालेंगे। तो z स्क्वायर बाय r की वैल्यू पुट करेंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, 2 से 2 कट गया, इक्वेशन क्या आ रही है, -2 पाई स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेल कितनी आ गई, -2 पाई स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। अब जरा सा नोटिस करो, जैसे अपन ने रेडियस में देखा था, क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है, क्या ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है। इन सारे कांस्टेंट की वैल्यूज रख दोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ दो वैल्यू ऐसी है जो कांस्टेंट नहीं। ठीक है, तो सारी वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन क्या आती है वो मैं आपको लिखा के देता हूं, पहले नोट डाउन करो इसे जल्दी से। तो देखिए, सारी कांस्टेंट वैल्यूज रखने के बाद हम तीन फॉर्मेट में वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया आपकी टोटल एनर्जी। ठीक है, अब तीन फॉर्मेट में जब वैल्यूज निकालते हैं तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधा वैल्यूज में आपको बता देता, क्योंकि आपसे कोई नहीं पूछने वाला, और अगर आपसे पूछेगा भी तो आप सारी वैल्यूज जानते हो। पाई की वैल्यू आप जानते हो, एमबी आइटम। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी आप जानते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट भी आप जानते हो, सारी वैल्यूज आप जानते हो। अगर मैं वैल्यू रखूं तो En टोटल एनर्जी अपन n मतलब शेल, तो जिस शेल के लिए निकालेंगे अपन सिर्फ उसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे n की जगह।
तो ई एन इज इक्वल टू, सबसे पहली वैल्यू क्या है, तो सबसे पहली वैल्यू अपन लेते हैं -2.18 इंटू 10⁻−18। ऊपर क्या कांस्टेंट बच रहा है, नहीं है जो कांस्टेंट, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। तो ये पहली यूनिट आ गई जूल पर एटम में। वैल्यू क्या है, -2.18 इंटू 10⁻−18, ठीक है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। तो ये आपकी पहली वैल्यू थी। दूसरी वैल्यू अपन लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ई एम इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये सब एनर्जी की यूनिट है, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब एनर्जी की यूनिट है। और जो थर्ड लेंगे वो आएगी -1312 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो ये तीन डिफरेंट यूनिट में आपके पास वैल्यूज हैं टोटल एनर्जी की। ये वैल्यू है जूल पर एटम में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, और ये किलो जूल पर मोल में। जैसे मैंने रेडियस की 3 यूनिट दी थी आपको, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर, वैसे ही यहाँ पे एनर्जी की 3 यूनिट में आपको वैल्यूज दी हुई हैं। आपको जो भी क्वेश्चन में मेंशन करेगा आप उस वैल्यू को पुट करना और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज रखने के बाद 3 फॉर्मेट में वैल्यूज मिलती हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज आपको मिल चुकी है। अब एक और नया टर्म मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले डिफाइन किया हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी, जब मैंने आपको मॉडल पढ़ाया था रदरफोर्ड का, तब मैंने हीलियम को आयनाइज करके दिखाया था। तो अब बात कर लेते हैं, अगर पूछी जाए इलेक्ट्रॉन या शेल की इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए, शेल की नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकाली जाएगी। हेडिंग डालिए, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, इस पर अपन बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज the energy required to completely remove an electron from its ground state to convert it into a positive ion. It is defined as the energy required to completely remove an electron from its ground state to convert it into a positive ion.
अब जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी एटम, पहले बात तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मतलब शेल भी एक ही होगी, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट शेल होती है, जो न्यूक्लियस के सबसे पास होती है, उसी को अपन बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब सपोज यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको कंप्लीटली अपन को रिमूव करना है, तो ये जो भी एटम है, सपोज मैंने हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है, अब जब मैं इसे रिमूव करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा H+I। तो आयनाइजेशन एनर्जी यही होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम के ग्राउंड स्टेट से कंप्लीटली रिमूव करना ही आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है, यानी जो एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होती है वही आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और आयोनाइजेशन क्या होता है, तो आयोनाइजेशन होता है कंप्लीटली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट अ न्यूट्रल एलिमेंट इनटू अ पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो जल्दी से, फिर देखते हैं इसे कैसे फाइंड किया जाता है। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए है तो ऑब्वियस सी बात है n की वैल्यू बनी रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, हटा दो इसे। वैसे तो अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो इसकी वैल्यू बहुत क्लियर है, कुछ भी नहीं करना है इसकी वैल्यू में। जो आपकी एनर्जी की वैल्यूज आई हैं उन सबको पॉजिटिव वे में आप पॉजिटिव, यानी वो सारी वैल्यूज निगेटिव थी, उनको पॉजिटिव कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहला टर्म तो यहाँ से डायरेक्टली है, ठीक। एन की वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहने वाली है। अब सपोज अपन आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट से अपन ने किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, अब तो ग्राउंड स्टेट मतलब n1 की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट से कंप्लीटली रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। मैंने क्या बोला था, कहीं पे भी जाना है एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो जम कर गया इनफाइनाइट। कहाँ पे जम कर गया, इनफाइनाइट पे। तो अगर n1 के लिए मैं एनर्जी देखूं तो En का फॉर्मूला क्या है, En होता है, किसी भी फॉर्म में ले लो तुम, जैसे मैं ले लेता हूँ -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये मैंने ले ली। E इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा, तो E इनफाइनाइट के लिए अब En की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। मान लो ये बात कर रहा हूं मैं He के लिए, He+, या पहले अपन हाइड्रोजन के लिए कर लेते हैं, ठीक है H+। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर/1 का स्क्वायर। यहाँ पे निकालोगे En, तो n इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अपन अगर डेल्टा E निकालें तो डेल्टा E क्या होता है, हायर शेल से लोअर शेल का सब्सट्रैक्शन। तो E इनफाइनाइट माइनस E1, E इनफाइनाइट की वैल्यू 0 माइनस ये वैल्यू कितनी है -13.6, ये तो 1 हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओवरऑल वैल्यू क्या होगी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी कि अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला कन्वर्ट करो अगर तुम तीनों फॉर्मूले को जो एनर्जी के हैं, तो क्या हो जाता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² जूल पर एटम। पहली वैल्यू भाई n² तो हमेशा 1 हो जाएगा, क्योंकि बात तो ग्राउंड स्टेट की हो रही है तो हमेशा 1 रहेगा, यानी सारी वैल्यू पॉजिटिव कर दो बस। 13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और बात की जाए तो +1312 इंटू Z² किलो जूल पर। तो तीनों फॉर्मेट में आपकी वैल्यूज
आ गई हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, और तीनों कैसी हैं? पॉजिटिव। तो ये था आपका आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी। अब इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों एक साथ कैलकुलेट करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे अपन एनर्जी ऑफ, पहले अपन ने क्या निकाला? एनर्जी ऑफ शेल, ये सब निकाला ना। अपन एक काम करते हैं फाइंड कर लेते हैं एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H प्लस, ठीक है, H थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस। ये तीन के मैं आपको एनर्जी कैलकुलेट करके दिखा। सपोज करो ये हमको कैलकुलेट करनी है जूल पर एटम में, ये कैलकुलेट करनी है ईवी पर एटम में, और ये कैलकुलेट करनी है अपन को किलो जूल पर। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या है? फर्स्ट E1 इज इक्वल टू, इसमें करनी है जूल पर एटम में। जूल पर एटम का फॉर्मूला क्या था? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, जूल पर एटम। तो आपको क्या करना है? सिर्फ Z और N की वैल्यू तो पुट करनी है भाई। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका मतलब Z की वैल्यू हो गई 1, और फर्स्ट ऑर्बिट मतलब N की वैल्यू भी हो गई 1। तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये दोनों हो जाएगा 1 जूल पर। तो अगर आपसे कोई पूछे बोहर्स कि हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की एनर्जी या फर्स्ट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, तो आप कितनी बताओगे? इतनी। यानी फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास इतनी ही एनर्जी होगी, या फिर आप बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इतनी ही होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस। तो देखो यहाँ से N की वैल्यू कितनी है? 3, और He की बात हो रही तो Z की वैल्यू कितनी होगी? 2। भाई हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है ना। तो अपन बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्बिट में, E3 इज इक्वल टू माइनस, इसको अपन को किसमें निकालना है? ईवी पर एटम में। तो -13.6 यूनिट आपके सामने लिखी हुई है, इंटू Z की वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर, N की वैल्यू हो गई 3 का स्क्वायर, ईवी पर एटम। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? -13.6 इंटू 4/9। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो ईवी पर एटम में आ जाएगी। थर्ड अपन को कैलकुलेट करना है सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2। तो N की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 2, और Li एटॉमिक नंबर कितना है? 3, तो यही वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। E2 इज इक्वल टू, ये अपन को किलो जूल पर मोल में निकालना है, तो -1312 इंटू Z की वैल्यू कितनी है भाई? Z की वैल्यू है आपके पास 3 का स्क्वायर, और N की वैल्यू 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगी किलो जूल पर। यानी एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए किसी भी ऑर्बिट की या किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है। जिस फॉर्मेट में बोले, वो बोले इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालो, वो बोले किलो जूल पर मोल में निकालो, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। तीनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए, सिर्फ Z और N की वैल्यू पुट करो, जो भी आंसर आ रहा है वो आपको फाइनल आंसर। इसके बाद अभी मैं आपको एनर्जी गैप वगैरह पढ़ाऊंगा, ठीक है, और आपको और रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो ये थे आपके बेसिक कि कैसे निकाली जाए एनर्जी किसी ऑर्बिट की। तो नोट डाउन कर लीजिए, और आगे अभी अब क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं।